आखिर ऐसा क्या होता है कि कोई इंसान ऐशो आराम की जिंदगी को ठोकर मारकर बगावत और रहस्य से भरा एक रास्ता चुन लेता है। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक ऐसे ही किरदार की जिनकी जिंदगी और मौत दोनों ही एक पहेली हैं। सुभाष चंद्र बोस। सोचिए, एक तरफ ब्रिटिश सरकार में एक पक्की शानदार नौकरी और दूसरी तरफ देश की आज़ादी के लिए एक मुश्किल लड़ाई। यही यही वो मोड़ था जिसने सुभाष चंद्र बोस की पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक ऐसा फैसला जिसने उन्हें एक आरामदायक भविष्य से खींचकर एक ऐसे क्रांतिकारी रास्ते पर ला खड़ा किया जहां से लौटना नामुमकिन था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत भी उतनी ही असाधारण थी। 23 जनवरी 1897 को कटक में उनका जन्म हुआ। पढ़ाई लिखाई में क्या कहने, कोलकाता से लेकर इंग्लैंड तक वो हमेशा अव्वल रहे और फिर उन्होंने वो कर दिखाया जो उस जमाने में किसी भी भारतीय के लिए सबसे बड़ा सपना होता था। इंडियन सिविल सर्विस की मुश्किल परीक्षा पास कर ली। सोचिए, सब कुछ सेट था, लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था, ये एक ऐलान था। एक ऐलान कि वो अपनी जिंदगी देश के नाम कर रहे हैं। और नौकरी छोड़ने के बाद वो सीधे आ गए आजादी की लड़ाई के मैदान में। कांग्रेस में उनका कद बिजली की रफ्तार से बढ़ा, पर यहां उनकी टक्कर होने वाली थी उस दौर की सबसे बड़ी सोच से। तो यहां हमें देखने को मिलता है आजादी की लड़ाई के दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जिनका रास्ता था अहिंसा और सविनय अवज्ञा का, मतलब धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना। और दूसरी तरफ थे सुभाष चंद्र बोस। उनका मानना था, नहीं, उनका दृढ़ विश्वास था कि अंग्रेजों को अगर देश से निकालना है तो सीधा और जोरदार मुकाबला करना होगा। और बस यही सोच का फर्क उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को डिफाइन करने वाला था। भले ही उनके और गांधी जी के रास्ते अलग थे, लेकिन बोस की लोकप्रियता वो तो बस बढ़ती ही जा रही थी। उनका वो बेखौफ अंदाज, आत्मनिर्भरता की बात, इसने देश के युवाओं में एक नई आग सी लगा दी और देखते ही देखते वो एक बहुत बड़े जन नेता बन गए। लेकिन जैसे जैसे वो पॉपुलर हो रहे थे, अंग्रेजों की नज़र भी उन पर उतनी ही सख्त होती जा रही थी। तो बोस ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही साहसी फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब ये लड़ाई भारत की सरहदों के अंदर नहीं, बल्कि बाहर लड़ी जाएगी। और ये कोई छिपकर भागना नहीं था, नहीं, ये एक लीडर की सोची समझी रणनीति थी। 1940 में भारत में नजरबंदी से निकलना, फिर 1941 में जर्मनी पहुंचना और वहां से रेडियो पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बोलना, और फिर 1943 में जापान पहुंचकर दक्षिण पूर्व एशिया से लड़ाई को ऑर्गेनाइज करना। हर एक कदम एक बहुत बड़े प्लान का हिस्सा था। और विदेशों में उनकी इस भाग दौड़ का नतीजा कुछ ऐसा निकला जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने खड़ी कर दी एक पूरी की पूरी फौज। तो ये आज़ाद हिंद फौज, जिसे हम इंडियन नेशनल आर्मी या INA के नाम से जानते हैं, आखिर थी क्या? देखिए, ये जापानी मदद से बनी एक फौज थी। इसमें कौन थे? इसमें थे भारतीय युद्धबंदी और वो लोग जो अपनी मर्जी से देश के लिए लड़ना चाहते थे। और इन सब का बस एक ही मकसद था, अंग्रेजों से लड़कर भारत को आज़ाद कराना। फिर आया साल 1943 और बोस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार, यानी कि एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी। और सिर्फ सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि खुद को उसका प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री भी घोषित कर दिया। सोचिए, ये देश के बाहर बनी एक ऐसी सरकार थी जो अपनी जमीन वापस जीतने के लिए तैयार थी। हाँ, ये सच है कि INA का जो 1944 का बर्मा अभियान था, वो मिलिट्री के हिसाब से कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन उसका जो असर हुआ वो जबरदस्त था। INA के सैनिकों की बहादुरी के किस्से और फिर बाद में जब उन पर मुकदमे चले, तो उन कहानियों ने पूरे देश में देशभक्ति की एक ऐसी लहर पैदा कर दी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल गया। अब हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के उस आखिरी और सबसे दुखद अध्याय की, कम से कम जैसा कि सरकारी रिकॉर्ड्स में बताया जाता है। 18 अगस्त 1945, ये वो तारीख है जो सरकारी दस्तावेजों में उनके सफ़र के अंत के तौर पर दर्ज है। लेकिन ये एक ऐसा दिन था जिसने एक कहानी ख़त्म करने की बजाय न जाने कितने ही नए सवाल खड़े कर दिए। तो देखिए, जो ऑफिशियल कहानी है, जो शाहनवाज कमेटी जैसी सरकारी जांचों में सामने आई, वो कुछ इस तरह है। स्टेप 1,
वो जापानी कब्जे वाले ताइवान से टोक्यो के लिए एक प्लेन में सवार हुए। स्टेप 2, टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद वो प्लेन क्रैश हो गया। स्टेप 3, इस हादसे में बोस बुरी तरह जल गए, उन्हें 3rd डिग्री बर्न्स हुए। और स्टेप 4, उन्हें नानमोन मिलिट्री हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया। पर जैसा मैंने कहा, कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से तो एक दूसरी कहानी शुरू हुई। एक कहानी रहस्य की, सवालों की और विवादों की, जो आज तक हमारे साथ है। तो देखिए, हमारे सामने 2 अलग-अलग बातें हैं। एक तरफ है ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो कहता है कि 1945 में प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई और उनकी अस्थियां टोक्यो में हैं। और दूसरी तरफ हैं लोगों के बीच की कहानियां, थ्योरीज। बहुत से लोगों ने कभी माना ही नहीं कि वो उस क्रैश में मारे गए। कुछ को लगा कि वो बच गए हैं और वापस लौटेंगे। कुछ ने तो यहां तक कहा कि वो कहीं साधु बनकर रह रहे हैं। मतलब सरकारी जांच ने तो मौत की पुष्टि कर दी, पर लोगों के मन से शक कभी पूरी तरह गया ही नहीं। और ये सब सिर्फ इतिहास की किताबों की बातें नहीं हैं, ये आज भी जिंदा हैं। अभी हाल ही में उनकी बेटी अनीता बोस फाफ ने एक बहुत ही भावुक अपील की है कि उनके पिता के अवशेषों को भारत वापस लाया जाए। ये हमें याद दिलाता है कि इस कहानी का असर उनके परिवार पर आज भी कितना गहरा है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, नेताजी की असली विरासत क्या है? क्या वो उनकी जिंदगी है जो उन्होंने देश के लिए जी, या फिर वो रहस्य है जो उनकी मौत के इर्द गिर्द आज भी बना हुआ है? हम उन्हें किस रूप में याद रखें, एक महान क्रांतिकारी के तौर पर या एक अनसुलझी पहेली के तौर पर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने तरीके से खोजना होगा।